हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10 के मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। कुछ क्वेश्चंस गिवन है आपको, जिसका यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन विद आंसर्स आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे एंड शॉर्ट ट्रिक भी आपको एक्सप्लेन की जाएगी। इससे पहले भी आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं चैप्टर वाइज जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, बट यहाँ पर हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं, तो वो उन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे विद शॉर्ट ट्रिक। ओके, question number 1 is given that the decimal expansion of the rational number 97 divided by 2 into 5 की power 4 will terminate after। ये हमने चैप्टर 1 में ही स्टडी किया था कि टर्मिनेशन कब होगा कब नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जब जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसमें 2 की पावर n और 5 की पावर m आता है, तब हम लोग कहते हैं कि वो टर्मिनेट होगा। बट कितने प्लेस के बाद होगा, इसमें आप क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करते हैं, पूरी बड़ी वाली कैलकुलेशन करते हैं, देन आंसर आता है। लेकिन इसका शॉर्ट ट्रिक मैंने पहले भी ऑलरेडी बताया हुआ है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है 2 और 5, इसकी हाईएस्ट पावर देखते हैं। 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 4 है। 1 और 4 में दोनों हाईएस्ट पावर, दोनों में से हाईएस्ट पावर क्या हुई, 4 हुई। दैट मीन्स आप बिल्कुल ऑप्शन डी लगा देंगे। इट मीन्स जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद ही टर्मिनेट होगा। इट मीन्स ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगर आपके क्वेश्चन में गिवन होता 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7, गाइज आपका जो वहाँ पर टर्मिनेशन होता वो आफ्टर 7 डेसिमल प्लेसेस होता है, बिकॉज हाईएस्ट पावर इज 7। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक। आप कोई भी क्वेश्चन करके देख सकते हैं, सॉल्व कर लीजिएगा, देन उसी वही आपका आंसर आएगा। ओके, एग्जाम में हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना है, हम लोग को डायरेक्टली इस टाइप के शॉर्ट ट्रिक्स को देखना है एंड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन दैट एक्सप्रेस 98 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो आपको क्या करना है, प्राइम के फॉर्म में प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या करना है, शो करना है। ठीक है, प्राइम नंबर हो वो, तो हम लोग कुछ अच्छे से जानते हैं। 98 के फैक्टर कीजिए, 7 7 से 49, 2 जा 98। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सिंपली आप यहाँ पर ऑप्शन सी पे टिक करेंगे एंड आपका आंसर राइट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फॉर सम इंटीजर p एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। दोनों क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। फॉर सम इंटीजर p, कोई भी इंटीजर p दे देंगे, n दे देंगे आपको। ठीक है, हमसे पूछ लेंगे एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, तो गाइज वो हमेशा 2p की फॉर्म में होगा। डायरेक्टली p नहीं लिखना है आपको, किस फॉर्म में होगा, 2p के फॉर्म में होगा, क्योंकि 2 का मल्टीपल है, दैट मीन्स इवन नंबर है। अगर 2 का मल्टीपल नहीं है तो जरूरी नहीं कि वो आपका इवन नंबर हो, राइट। 2 का मल्टीपल है, दैट मीन्स वो इवन नंबर ही आपका होगा। ये जो आपका इंटीजर होता है वो किस फॉर्म में होगा, इवन इंटीजर 2p की फॉर्म में होगा। बट इफ यू हैव टू गिवन दैट फॉर सम इंटीजर p एवरी ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। गाइज इसमें क्या करेंगे, 2p प्लस 1, 2p हमारा इवन नंबर होता है एंड 2p में प्लस 1 कर दें तो क्या हो जाएगा, ओड नंबर हो जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपने देखा, अगर इवन इंटीजर पूछे तो वो 2p होगा, एंड अगर आपसे ओड इंटीजर पूछे तो 2p प्लस 1 होगा। यहाँ पर इंटीजर आपको n भी दे सकते थे, m भी दे सकते थे, कोई वैल्यू भी दे सकते थे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। क्लियर है ना ये क्वेश्चन आपको? दोनों क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। इफ द HCF ऑफ 408 and 1032 is expressible in the form of 1032 into 2 plus 408 into p। ठीक है, तो ये p यहाँ पर है आपका। देन द वैल्यू ऑफ p इज, वैल्यू पूछिए गाइज आपसे p की क्या होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको प्रीवियसली वीडियो में भी बताया हुआ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, सभी चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको अब अवेलेबल कराए गए हैं। जैसे कि आपका एग्जाम है, उससे पहले सभी चैप्टर्स की एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। RS अग्रवाल की बुक के भी सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस के आपको सोल्यूशन अपलोड कर चुके हैं। इस टाइप का अगर कभी भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल नहीं डरना है। सबसे पहले क्या करना है, आपकी जो बड़ी वैल्यू है 1032 एंड 408, दो नंबर दिए हैं, इनका क्या करेंगे आप, HCF कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया है। HCF ऑफ 408 एंड 1032, इन दोनों नंबर का HCF कैलकुलेट करेंगे एंड दैट इज 24। इनका HCF क्या है, 24 आया। ठीक है,
सो इट मीन्स अगर हमें क्या करना है, एचसीएफ करना है और इनका एचसीएफ हमें इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। दैट मीन्स हमें यहाँ पर पी की ऐसी वैल्यू रखनी है कि जब हमारी 408 से मल्टीप्लाई हो और 1032 की मल्टीप्लाई हो 2 से, तो सॉल्व करने पर 24 हो रहा है, वही तो एचसीएफ होगा आपका। ठीक है, बिकॉज एचसीएफ ऑफ 408 एंड 1032 आपको किस में एक्सप्रेस करना है, इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, और इनका एचसीएफ कितना आया, 24 आया। सो इवन ये आपका पॉजिटिव में है, इट मीन्स ये कहीं ना कहीं पी की वैल्यू नेगेटिव होगी, इतना तो क्लियर है, तभी 24 वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं ऑप्शन ए और सी तो नहीं होगा, बी और डी में से ही आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, सो गाइज आप एक बार -5 पुट करके रख के देख लीजिएगा, देन आप सॉल्व करेंगे, एंड एक बार -4 रख के देख लीजिएगा। अगर आपका 24 जिसमें भी आपका आंसर आ जाएगा वही आपकी पी की वैल्यू होगी। ठीक है, सो आइए हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा 1032 इंटू 2 प्लस 408 इंटू -5, तो जब हम ये रखते हैं तब आपका सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। दैट मीन्स दिस इज द राइट आंसर। सो पी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, -5 हो गई। सो सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट एग्जाम में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समझ आए, वीडियो लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 is given that when a number is divided by 7 its remainder is always। ठीक है, एक बात देखिए, कभी भी आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, रिमाइंडर कब बचता है, जब वो वैल्यू उसके जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जो आपका क्या कहलाता है, डिविजर कहलाता है, उससे छोटा होता है, तभी तो हमारा रिमाइंडर बचता है। दैट मीन्स अगर हम 7 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, मान लीजिए 50 को डिवाइड करना है, तो 7 7 से 59 करेंगे। ठीक है, 35 36 को या फिर 38 को डिवाइड करना है, तो 7 5 से 35 करेंगे। मीन्स वो जो नंबर होगा वो 7 से तो लेस देन ही होगा, तभी तो हमारा रिमाइंडर बचेगा। अगर 7 से ग्रेटर होगा तो हम एक बार और डिवाइड कर लेंगे, तो रिमाइंडर का मतलब क्या है कि वो जो वैल्यू होगी वो 7 से लेस देन होगी, ना तो 7 होगी ना 7 से ग्रेटर होगी। ठीक है, तो 7 से लेस देन होगी, तो ना तो ग्रेटर देन 7 होगी, ना कम से कम 7 होगी, ना एट मोस्ट 7 होगी। तो ऑप्शन क्या होगा, लेस देन 7 होगा। तो रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, लेस देन होगा। कोई भी नंबर यहाँ पे 7 दिया है, 5 दिया है, आपको पी दे दे या फिर आपको 100 दे दे, 25 दे दे, तो ऑब्वियसली उससे छोटी होगी वो वैल्यू। ठीक है, तो रिमाइंडर तभी तो बचता है कि वो वैल्यू हमेशा जो डिविजन होता है उससे छोटी बचे, तभी हम रिमाइंडर कहते हैं उसको। तो वो लेस देन 7 होगी। इट मीन्स आंसर सी इज द राइट। Now next question number 7, if HCF of two numbers दिए हैं 16 and y equals to 8 and LCM of 16 and y equals to 48, then the value of y is। so guys, दो नंबर दिए हैं 16 और y, और उनके HCF और LCM दे दिए। सिंपल सा फॉर्मूला जानते हैं, LCM into HCF equals to प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, यही हमने फॉर्मूला स्टडी किया है। तो गाइज यहाँ पर हमने क्या किया, LCM into HCF, तो 8 into 48 equals to प्रोडक्ट ऑफ दोनों नंबर 16 into y, तो y equals to क्या हो जाएगा, 16 इधर डिवाइड में चला जाएगा, एंड 16 is 48, तो 8 is 24, तो 24 किसकी वैल्यू आ गई, y की आ गई। सो इट मींस ऑप्शन ए इज द राइट। क्लियर, समझ आता है ना आपको अच्छे से। सो गाइस, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा, बहुत जल्दी जल्दी आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत कम टाइम में प्रैक्टिस करनी है एंड इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। ठीक है, सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रेशियो बिटवीन द HCF एंड LCM ऑफ। सो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। सो गाइस, कंफ्यूज नहीं होना है, आपसे क्लियरली पूछा है कि जो 3 नंबर है इनकी LCM और HCF का रेशियो बताना है। पहले LCM है, तो यानी कि पहले उनका LCM कैलकुलेट कर लीजिए, तीनों नंबर का वो लिख लीजिए, एंड देन HCF कैलकुलेट कर लीजिए, तो वो लिख लीजिए। तो तीनों नंबर का हमने LCM कैलकुलेट किया तो कितना आया, 60 आया। HCF कैलकुलेट किया तो 5 आया। रेशियो LCM अपॉन एंड HCF का लिखना है, तो दैट मीन्स LCM ऊपर आएगा, HCF नीचे आएगा। तो 60 डिवाइडेड बाय 5, दैट मीन्स 12 अपॉन 1, इट मीन्स 12:1। सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, है ना। सो इजी। सो गाइस, इस तरीके से सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे अदर चैप्टर्स के भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द LCM ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम एंड स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नेचुरल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सबसे ज़्यादा ध्यान से देखिए, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नेचुरल नंबर। सो सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है। सबसे जो छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम होता है वो 2 होता है। बट स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट, ठीक है, कंपोजिट नंबर दिया है, स्मॉलेस्ट भी का है बट ओड भी का है, तो कंपोजिट नंबर कौन से होता है, 4 होता है, 6 होता है, ठीक है, 8 होता है, 9 होता है। सो गाइज 4 6 8 ये तो क्या है, आपकी इवन है। कंपोजिट नंबर्स 9 क्या है आपका
ओड कंपोजिट नंबर है, तो यानी कि 9 स्मॉलेस्ट भी है, उससे छोटा तो कोई नहीं है ऐसा स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर, तो 9 सबसे छोटे में स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर में आता है। दैट मीन्स स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर आपका 9 होगा। सो गाइज आपसे एलसीएम पूछा है, तो दोनों का एलसीएम, इसका 2 का 2 ही आएगा, 9 का 9 आएगा, 2 9 18, तो एलसीएम ऑफ 2 9 का क्या आ गया, 18 आ गया। इट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो इस तरीके से कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन आएंगे, सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो सभी क्वेश्चन इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो आपको मालूम होने चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था। सो वो जो कंसेप्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, जरूर देख लीजिएगा, बिकॉज एग्जाम पेपर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नंबर पाई इज कैसा नंबर है। सो गाइज मैंने आपको क्लियरली बताया था पाई कैसा नंबर होता है, 22/7 कैसा होता है, 3.14 कैसा होता है। सो जैसे कि हमने RS अग्रवाल की एक्सरसाइज 1 भी सॉल्व की थी, तो उसमें मैंने पूरा कंसेप्ट आपको बताया हुआ था, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड रियल नंबर का भी जो बेसिक चैप्टर का कंसेप्ट बताया था, उसमें भी पूरा कंसेप्ट आपको बताया था। सो क्लियरली आप सभी ने देखी है वो वीडियो, तो आप अच्छे से जानते होंगे कि पाई क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर एनी इवेंट ई पीई प्लस पी नॉट ई, ठीक है, जो सिंबल है ऊपर आएगा तो पी नॉट ई, दैट मीन्स किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू क्यू। तो देन इन ऑप्शन में से गाइज यहाँ से आप देखेंगे 0 लेस देन इक्वल्स टू क्यू लेस देन 1, 0 लेस देन इक्वल्स टू क्यू लेस देन इक्वल्स टू 1, 0 लेस देन क्यू लेस देन 1। सो गाइज इनमें से तो कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। ये तो जो वैल्यू है ए बी सी, ये किसकी वैल्यू है, ये आपको प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बताइए कि प्रोबेबिलिटी आपकी किसके बीच में, 0 से लेस देन या फिर इसके इक्वल बट 1 से लेस देन होगी, ठीक है, 0 से ग्रेटर उसके इक्वल या फिर 1 से लेस देन होगी, इसके बीच में लाई करती है। बट पी ई किसी भी इवेंट के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सब हमेशा 1 की इक्वल होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में भी मैंने आपको क्लियरली बताया है कि क्यू की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और 1 कोई ऑप्शन नहीं है। दैट मीन्स नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तुरंत फटाक से लिख दीजिए, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू 0 या 0 से लेस देन इक्वल, इसका कोई मीनिंग नहीं है, हमेशा किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। दैट मीन्स डी इज द राइट आंसर, ठीक है। सो 0 का तो मतलब ही नहीं है यहाँ पर कि यस 0 लेस देन हो सकती है, 0 से थोड़ी बहुत ग्रेटर हो जाए मीन्स 0.5 हो जाए, नो, क्लियरली 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 0 से ग्रेटर का मतलब 0.5, 0.7 ये भी हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पर इसका मतलब कि इसका अगेन वही मीनिंग है कि 0 भी हो जाएगी, 0 से ग्रेटर भी हो जाएगी, तो इट मीन्स ये तो ऑप्शन गलत ही है तीनों, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज गिवन दैट, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। सो आप अच्छे से जानते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, वो 0 के इक्वल या फिर क्या 0 से ग्रेटर, ठीक है, या फिर 1 के बीच में लाई करती है, मीन 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, उसने पूछा है कि कौन सी जो इवेंट है उसकी वो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, तो 1.5 तो सबसे पहले ही ऐसा पॉइंट आ गया जो 1 से ग्रेटर है, दैट मीन्स ये नहीं होगी। 3/5 तो ऑब्वियसली 0.6 होगी, ये तो होगी। 25% 0.25 होगा, तो ये भी होगी। पॉइंट से ये भी 0-1 के बीच में लाई करती है, दैट मीन्स ये भी होगी। तो BCD ये तो हो सकती है, ऑप्शन 1 नहीं हो सकता, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये ऐसा आंसर है जो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ move towards question number 13. A card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards, ठीक है, एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, 52 कार्ड्स का डेक है। पूरा मैंने कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है, इसका भी बहुत इंटरेस्टिंग है, एक छोटी सी वीडियो गाइस पूरे 52 कार्ड्स की, जो पूरा कंसेप्ट क्लियर करती है, स्पेड, हार्ट, क्लब, डायमंड, ये सारे कार्ड्स का, और जितने भी फेस कार्ड्स होते हैं वो सभी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो सभी पूरा कंसेप्ट समझ लीजिएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 7 ऑफ स्पेड, ठीक है, मीन्स स्पेड का 7 नंबर होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। सो गाइस स्पेड के कितने कार्ड्स होते हैं, 13 होते हैं, ठीक है। तो 7 उसमें कितना होता है, एक ही होता है,
ठीक है, 1 to 10 कार्ड होता है, उसके अलावा आपका एक होता है, मतलब जो आपका किंग क्वीन जैक ये वाला होता है, तो आपका 7 स्पेड का एक ही कार्ड होता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, स्पेड का 7 होने का 1 एंड टोटल आउटकम्स 52। सो सिंपल सा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। सो फेवरेबल आउटकम्स 1 है, टोटल आउटकम्स 52 है, इट मींस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, सो इस तरीके से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड इन ए टॉसिंग इन ए पेयर ऑफ कॉइन इज। जब भी हम दो कॉइन को टॉस करेंगे तो वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। सो गाइज वन हेड, फुल ऑप्शन होते हैं इसके, दोनों हेड आ जाए, दोनों टेल हो जाए, एक हेड एक टेल, एक टेल एक हेड हो जाए, तो यानी कि वन हेड आने की चांसेस कितने हो गए, 2 हो गए। तो और एंड टोटल चांसेस कितने हो गए, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 4 हो गए, तो 2/4, दैट मीन्स एग्जैक्टली वन हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 हो गई। इट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स ऑफ थ्रोइंग 10 कॉइन्स साइमल्टेनियसली इज। सो इसका भी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताया था कि आपने कहा कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स बताइए, आपने 10 कॉइन्स एक साथ क्या कर दिए, थ्रो कर दिए। सो कभी भी आप 10 कॉइन्स थ्रो कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, ये आंसर कैसे बताएंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे, आपने 2 कॉइन्स थ्रो किए तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक करते हैं तो 2 होते हैं, 3 करते हैं तो कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब ये कैसे मालूम हुआ, सो गाइस इसकी सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एक कॉइन टॉस करने के पॉसिबल आउटकम्स 2 होते हैं, हेड या टेल इतने ही होते हैं। अब 2 करते हैं तो कितना होता है, 4 होता है। तो हमेशा पावर चढ़ती जाती है, हेड और टेल 2 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं बेसिकली, तो 2 की पावर 2 हो जाएंगे। अगर आप 3 कॉइन टॉस करोगे तो 2 की पावर 3 हो जाएंगे, 4 कॉइन टॉस करोगे तो 2 की पावर 4 हो जाएंगे, आप 5 कॉइन टॉस करोगे तो 2 की पावर 5 हो जाएंगी, 10 कॉइन्स टॉस करोगे तो 2 की पावर 10 हो जाएंगे। दैट मीन्स टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2 की पावर 10, एंड इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1024 इज द राइट आंसर। सेम गाइज, जैसे आप लूडो खेलते हैं और आपका डाइस होता है, अगर आप एक डाइस थ्रो करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं आपके, 6 होते हैं। 2 थ्रो करते हैं तो कितना होता है, 36 होता है, वहां पर भी 6 की पावर 2। सो बेसिक देखते हैं कितने होते हैं, 6 पॉसिबल आउटकम्स। 2 कॉइन्स थ्रो कर रहे हैं तो 6 की पावर 2, 3 आप डाइस थ्रो कर रहे हैं, सॉरी 1 डाइस थ्रो करते हैं तो 6 पॉसिबल आउटकम्स, 2 डाइस थ्रो करते हैं तो 6 की पावर 2 यानी कि 36 टोटल पॉसिबल आउटकम्स, 3 डाइस थ्रो करते हैं तो 6 की पावर 3, 10 डाइस थ्रो करेंगे तो 6 की पावर 10। इस तरीके से ये आपका सीक्वेंस चलता जाएगा। सो गाइस ये है डाइस को थ्रो करने का और ये है कॉइन्स को टॉस करने का, थ्रो करने के मैक्सिमम कितने भी, यहाँ पे 100 कॉइन्स भी होते ना, सो गाइस 2 की पावर 100 हो जाता हो, ठीक है। सो ये है आपका टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कैलकुलेट करने की शॉर्ट ट्रिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चाहे डाइस का है चाहे कॉइन्स का है, आप लोग इस तरीके से कर देंगे। Now, next question, the area of circle whose circumference is 22 centimeter is। ठीक है, तो आपसे एरिया ऑफ सर्कल पूछा है, सर्कमफ्रेंस दिया है, दैट मीन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर की वैल्यू 22 सेंटीमीटर, सॉल्व करेंगे तो गाइस पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 22 से 22 कैंसिल, यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल, एक 2 से कैंसिल 11 टाइम्स, तो 11 7 से 77/2, इसे डिवाइड करेंगे तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो गया, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। सो गाइज दिस इज द राइट आंसर। So option B will be right. Now move towards question number 17। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एग्जाम में, एक क्वेश्चन आगे भी आएगा फॉर्मूले के रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपसे पूछा है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल का 1/4 पार्ट, ठीक है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल सर्कल ट्राइंगल पूछा है, एक एरिया ऑफ सेमी सर्कल पूछा है, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल पूछा है, ठीक है। सो सबसे पहले आपको देखने हैं, ये कुछ ऑप्शन दिए हैं 6। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, पूरे एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो क्वाड्रेंट का क्या हो जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक चौथाई हिस्सा होता है, तो दैट मीन सर्कल का एक चौथाई हिस्सा, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो गया, 1/4 पाई आर स्क्वायर। सो गाइज यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन ए बी तो पॉसिबल नहीं है, तो डी, इन दोनों में से कोई एक है, ठीक है, यानी कि सी और डी में से एक है, क्योंकि फर्स्ट का जो ऑप्शन है वो डी है। नाउ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर है,
और दोनों में ही ऑप्शन बी दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल यानी कि हाफ होता है, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ऑप्शन ए होगा, दैट मीन्स थर्ड का ऑप्शन ए। यहाँ देखेंगे इसमें ई है, ये ए है, तो ई तो होगा नहीं, दैट मीन्स थर्ड का ए, तो ऑप्शन सी ही राइट होगा। फोर्थ का देख लेते हैं फाइनली, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल पाई आर, जो आपका सर्कल का बाहर का आपका पैरामीटर है, टोटल पैरामीटर सर्कल का कितना होता है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा पाई आर, और प्लस वो डायमीटर भी तो है आपकी। ठीक है, तो सेमी सर्कल का पैरामीटर क्या होता है पाई आर प्लस 2r, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको गाइस क्वेश्चन फॉर्मुलेस पूछे जा सकते हैं, तो ये अच्छे से मालूम होने चाहिए। इफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 4 and 9, ठीक है, सर्कमफ्रेंसेस दिए हैं सर्कल के, एंड देन रेशियो ऑफ एरिया पूछा है, तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है फॉर्मूला 2 पाई r1 2 पाई r2। ठीक है, किस रेशियो में 4/9, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो r1/r2 4/9 आ गया। रेशियो किसका पूछा है एरिया का, तो पाई r1 स्क्वायर अपन पाई r2 स्क्वायर, तो पाई r1 स्क्वायर पाई r2 स्क्वायर, यहाँ से गाइस पाई से पाई कैंसिल, तो r1/r2 की वैल्यू क्या हो गई आपकी 4/9 हो गई। ठीक है, तो हम जब रखेंगे तो 16/81, दैट मीन्स रेशियो क्या आ गया 16/81, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। नाउ यहाँ से गाइज अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। समझ आ रहा है ना आपको बेसिक का क्वेश्चन। सो गाइज आप वीडियो को अगर आप चाहें तो दोबारा से भी देख सकते हैं, अच्छे से कंसेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, now next question number 19, the ratio of the areas of incircle and circumcircle of a square। एक स्क्वायर है, उसके अंदर एक सर्कल है और बाहर एक सर्कल है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर हम लोग चलिए एक ऑप्शन ओपन कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, एक स्क्वायर है जिसकी अंदर सर्कल है और एक आउटर में सर्कल है। ठीक है, यही है ना इसका मीनिंग। तो यहाँ से हम शेप ले लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज रेक्टेंगल एंड राउंडेड रेक्टेंगल। चलिए हम रेक्टेंगल से ही बना लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, बिकॉज हमें कंसेप्ट समझना है। ये हमने स्क्वायर बना लिया अपना, लीजिए स्क्वायर बन गया ये आपका। नाउ आपसे क्या बोला, एक सर्कल है जो एक अंदर है और एक क्या है बाहर है। ठीक है, तो ये आपका एक सर्कल बन गया। एक अंदर सर्कल है, ठीक है, और इसको हम ऊपर कर लेते हैं ऐसे, और एक बाहर सर्कल है आपका। चलिए एक सर्कल बाहर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको बाहर कंप्लीट, ये आपका एक सर्कल ये है, ये यहाँ से मीट करेगा इससे। ठीक है, ना जब आप ड्रॉ करेंगे तो गाइज ये बाहर आएगा। ठीक है, ये मीन्स यहाँ से ये कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट है कॉर्नर्स, इनसे मिलेगी आपकी डायग्राम। ठीक है, सो इस तरीके से ये हमारा डायग्राम बन गया। एक सर्कल अंदर है, एक बाहर है, ये ध्यान रखना, ये बाहर कॉर्नर्स के बाहर है। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछा है, रेशियो पूछा है एरियाज ऑफ द इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ ए स्क्वायर। तो गाइज ये आपका स्क्वायर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर डायग्राम में एक चीज क्लियरली देख सकते हैं कि ये स्क्वायर है। ठीक है, तो रेडियस क्या होगी इस सर्कल की, ये जो सर्कल है इसकी जो रेडियस है वो क्या होगी, स्क्वायर के साइड के इक्वल होगी। स्क्वायर की साइड अगर x है तो ये जो आपकी डायमीटर होगी वो क्या होगी, वो भी आपकी क्या होगी x होगी। ठीक है, अगर आपकी साइड x है तो डायमीटर भी x होगी। एंड गाइज ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस आउटर सर्कल के लिए हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे डायमीटर, सो वो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा जो डायगोनल है, ठीक है, तो स्क्वायर का डायगोनल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर ये x है, ये x है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो ये क्या कितनी हो जाएगी √2 x। ठीक है, तो यहाँ से हमारी डायगोनल की वैल्यू आ जाएगी, एंड ये डायगोनल इस आउटर सर्कल के लिए क्या हो जाएगी, डायमीटर का काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये अगर हमारी x है तो ये इन सर्कल की साइड भी क्या होगी, x होगी, और आउटर सर्कल की जो डायमीटर होगी वो कितनी हो जाएगी, √2x हो जाएगी। ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया है ना। सो गाइज यही सेम हमने यहाँ पे किया है कि साइड ऑफ द स्क्वायर अगर हमने मानी x है तो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2x हो जाएगा। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ इन सर्कल x रहेगा,
एंड डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल √2x रहेगा। यही मैंने आपको ये बताया है कि अगर ये x है तो डायगोनल √2x हो जाएगा। तो जो इन सर्कल की डायमीटर होगी वो x होगी एंड जो आउटर सर्कल की डायमीटर होगी वो √2x होगी। बेसिक कंसेप्ट है, ये समझ आया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एरियाज ऑफ इन सर्कल एंड समी सर्कम सर्कल आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये डायमीटर थी, रेडियस क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो पाई से पाई कैंसिल, x/2 का होल स्क्वायर √2x/2 का होल स्क्वायर थी, क्योंकि ये डायमीटर थी तो आधी करेंगे आप। ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे तो आपका 1/2 आंसर आ जाएगा। सो दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ भी है, पहले काफी बार पूछा है। सो गाइज इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फॉर्मूला आता है और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस। एरिया ऑफ सेक्टर सब लोग अच्छे से जानते हैं, θ/360 पाई आर स्क्वायर होता है। सो भाई ऑप्शन बी होगा, कहीं ना कहीं सी तो होगा नहीं। ठीक है, मतलब ऑप्शन फर्स्ट का बी होगा, तो ए बी डी इन तीनों में से कोई ऑप्शन एक हो सकता है। ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ सेक्टर, आगे चलते हैं। पैरामीटर ऑफ सेक्टर, सेक्टर का पैरामीटर क्या होता है। ठीक है, सेक्टर क्या होता है इसको भी डायग्राम से समझ लीजिए। अगर हम यहाँ पर शेप की बात करते हैं, ये हम एक शेप ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका बीच में सेंटर होता है, ये आपका क्या कहलाता है, यहाँ से जो रेडियस होती है, ये पूरा हिस्सा आपका सेक्टर कहलाता है। ये माइनर सेक्टर एंड ये बचा हुआ मेजर सेक्टर। ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ सेक्टर किसके इक्वल होगा गाइस, रेडियस प्लस लेंथ ऑफ आर्क, चाहे माइनर की हो चाहे मेजर की हो। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर बात करते हैं मेजर सेक्टर की, तो रेडियस प्लस रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क, सेम रेडियस प्लस रेडियस लेंथ ऑफ आर्क। तो पैरामीटर ऑफ सेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा, 2r प्लस लेंथ ऑफ द आर्क। तो गाइज यहाँ से देखेंगे तो तीनों में से ये ऑप्शन डी, 2 का डी यही ऑप्शन होगा। ठीक है, ना 3 का सी चेक कर लेते हैं। एरिया वैसे तो आपको देखने की आगे जरूरी नहीं है, लेकिन आप फिर भी चेक कर कीजिए, क्रॉस चेक। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है, तो सेगमेंट क्या होता है, एक कोड होती है और आर्क के बीच की जो एरिया होता है, ये हिस्सा जो होता है, ये कोड होती है आपकी। ठीक है, इस कोड से जो एरिया बनता है इस आर्क का, तो ये वाला होता है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर दीजिए, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट, तो यहाँ से भी ठीक है। पैरामीटर ऑफ माइनर सेगमेंट की अगर बात करते हैं, पैरामीटर ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, तो यहाँ से आप अच्छे जानते हैं कि हमारा क्या होगा, लेंथ देखो, पैरामीटर ऑफ माइनर सेगमेंट पूछा है, तो लेंथ ऑफ जो आपकी आर्क है इसकी लेंथ होती है, और लेंथ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग कोड, ये जो लेंथ कोड की होती है यही होती है, ये आपका माइनर सेगमेंट होता है। ठीक है, अच्छे जानते हैं कि हमारा माइनर सेगमेंट होता है, तो ये हमारा लेंथ ऑफ आर्क और लेंथ ऑफ कोड दोनों का जो सम होता है वही आपका पैरामीटर ऑफ माइनर सेगमेंट होता है। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यहाँ से आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो गाइस फॉर्मूले जरूरी है समझना विद कंसेप्ट। नाउ कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, लाई करना, ये सब चीज़ें आपने चैप्टर 3 में अच्छे से स्टडी की होगी। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0 is said to be inconsistent। कब कहता है अब inconsistent, जब a1/a2 equals to b1/b2 is not equals to c1/c2 होता है, तब हम कहते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये इनकंसिस्टेंट है। तीनों फॉर्मुलेज मीन्स लीनियर कब होता है, कोलिनियर कब होता है, कंसिस्टेंट कब होता है, इनकंसिस्टेंट कब होता है, ये सब अच्छे से आपको आने चाहिए। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। इफ tan थीटा इक्वल्स टू 3 देन 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू। सो गाइस tan थीटा की वैल्यू आपको गिवन है, तो tan थीटा किसके इक्वल होता है, आपका पंडित वर्दी प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ से आपको फॉर्मूला याद हो गया। तो यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 एंड बेस की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर 1/2 आ जाएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा अपनी नोटबुक में अच्छे से। तो बी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ √2 sin 60 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 1 देन अल्फा की वैल्यू क्या होगी। सो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन के लिए बहुत इजी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो √2 है ना, इसको नेक्स्ट साइड ले आओ,
मल्टीप्लाई में तो यहाँ क्या आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो साइन 60 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 1/√2। ठीक है, तो हमें अल्फा की वैल्यू बतानी है, तो यानी कि साइन को गायब करना है, जैसे हमने क्वेश्चन किए हैं। तो 1/√2 साइन फंक्शन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 की। तो यहाँ पर 1/√2 की जगह क्या रख देंगे आप, साइन 45। साइन से साइन कैंसिल कर देंगे, तो 60 माइनस अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, 45 के। अल्फा राइट साइड ले आएंगे, 45 लेफ्ट साइड, तो 60 माइनस 45 कितना रह जाएगा, 15 डिग्री। क्लियर। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/कोसेक अल्फा, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सो कोसेक अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बताइए, 1 होती है। ठीक है, तो 1/कोसेक अल्फा की भी कितनी होगी, 1 होगी। सो ऑप्शन बी राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन आपने बहुत कम देखा होगा एग्जाम में, अपनी मतलब जो आपकी बुक है, बट एग्जाम में आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। Now, next question. If sin theta plus sin square theta equals to 1, then cos square theta plus cos square 4 theta is equal. इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपने मेरी वीडियो सॉल्व की है तो मैंने आपको ऑलरेडी कराई हुई है, बुक में भी इस टाइप का क्वेश्चन है। तो गाइज हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो 1 होता है। ठीक है, आपने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो देख भी सकते हैं, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड ले आइए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल रह गया, साइन थीटा के। यहाँ से गाइज हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, इसे हम कोस की पावर 4 थीटा को कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। ना कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने दोनों को इसी फॉर्म में लिख दिया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा के, तो दोनों की जगह साइन थीटा लिख दिया। साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1। सिंपल। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा याद रखना कि इस टाइप से क्वेश्चन दिया हो साइन कोस की फॉर्म में तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। ओके, नाउ अगर आपने क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है ना, तो क्वेश्चन आंख बंद करके आप आंसर लगा के आएंगे एंड वो बिल्कुल सही आएगा। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द एक्स एक्सिस। सो गाइज P पॉइंट की डिस्टेंस पूछी है एक्स एक्सिस से। सो एक्स एक्सिस से अगर हम पूछते हैं तो वहाँ पर ऑर्डिनेट जो डिस्टेंस होती है एक्स एक्सिस से वो किसके इक्वल होती है, ऑर्डिनेट के इक्वल होती है, तो वो जो होगी वो 3 होगी। ठीक है, तो आप देख भी सकते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये अगर हमारा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो 2 और 3 ये पॉइंट यहाँ होगा कहीं, तो कहाँ से डिस्टेंस पूछ रहा है, एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस से पूछ रहा है, दैट मीन्स ये ऑर्डिनेट वैल्यू, तो ये ऑर्डिनेट वैल्यू वाई की कितनी है, 3 है यहाँ से, तो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू इट्स ऑर्डिनेट, दैट मीन्स दैट इज 3। ओके, सो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट्स -5, 1, P and 4, -2 are collinear if value of P is कब होंगे। सो गाइज इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला हम जानते हैं, पॉइंट्स आर collinear if area of triangle equals to 0। सो 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 इक्वल्स टू 0। अगर ये होता है तो हमारा क्या होता है, वो कोलिनियर कहलाता है। तो हमने यहाँ पर x1 की वैल्यू, यहाँ पे y2 माइनस y3 की वैल्यू, यहाँ पर x2 की वैल्यू, फिर आपने y3 माइनस y1 की वैल्यू पुट की, देन x3 देन y1 माइनस y2 की वैल्यू पुट की। तो हमने सॉल्व किया गाइस क्वेश्चन को, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, p इक्वल्स टू -1 आ गई। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो इस तरीके से सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कभी भी स्टेप क्वेश्चन दे जाएगा तो इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC विद द वर्टिसेस पूछा है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी हमने स्टडी किया है, क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। सो गाइज यहाँ पर आप x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका 53 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेशन में साइन का स्पेशली ध्यान रखना है, कहाँ पर माइनस कहाँ पर प्लस यूज होना है। ठीक है, अगर आप ये कंफ्यूजन करेंगे तो मिस्टेक हो जाएगा, सो इसलिए साइन का स्पेशली ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट्स 1, 1, -2, 7 and 3, 3
3, ये कैसे पॉइंट्स है, ठीक है। तो हमें ये मालूम करना है। सबसे पहले गाइस हमने एक लाइन ड्रॉ की, हमने ए बी माना, ठीक है, ए इसको बी इसको सी, ये तीनों पॉइंट्स मान लिए, ठीक है। ए बी डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली, बी सी कर ली और सी ए कर ली, ठीक है। तो हमने देखा तीनों अलग अलग वैल्यू आई है, 3√5, 5√5 और 2√5। हम देख रहे हैं ये 5√5 है, ये इन दोनों के सम के इक्वल है, दैट मीन्स बी सी किसके इक्वल है, ए बी प्लस बी सी के। तो ये एक ही लाइन पर लाई कर रही है, बी सी एक लाइन है, ए उसके बीच में एक पॉइंट है, तो बी ए प्लस ए सी के इक्वल है। दैट मीन्स ए बी सी क्या करते हैं, एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं, सो पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, ठीक है। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। सो गाइस इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व हो जाएगा। कभी भी इस टाइप के पॉइंट्स दिए हो, सो ए बी सी इस टाइप से पॉइंट्स मानेंगे, इनकी वैल्यू फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर दोनों पॉइंट्स ए बी, पहले ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करी, बी सी की सी ए की। सो गाइस इस तरीके से दोनों की डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली एंड देन वैल्यू क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 30, लास्ट क्वेश्चन है। द coordinates of the centroid of a triangle whose vertices are 0,6, 8,12 8,0 is। so guys ये 3 पॉइंट्स दिए हैं, ट्राइंगल के वर्टिसेस जो है, आपसे सेंट्रॉइड पूछा है, तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। तो x1 x2 x3 तीनों का सम डिवाइड बाई 3 कीजिएगा एंड y1 y2 y3 तीनों का सम डिवाइड बाई 3 करेंगे। सो 16/3 एंड 6 आपके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स वैल्यू आ जाएंगे, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बहुत ईजी है, सभी क्वेश्चन इस तरीके से जल्दी जल्दी आपको सॉल्व करने हैं, बहुत ईजी मेथड में, शॉर्ट ट्रिक। सो इसके लिए आपको ये सभी फॉर्मुलेस, ये सभी जितने भी ट्रिक्स हैं, ये सभी आनी चाहिए, ठीक है, जिससे आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ओके, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इससे भी अलग क्वेश्चंस अवेलेबल हैं जो कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो वो सभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।